नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो बुलेटिन का आगाज तमाम अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि लोग काली पट्टी बांधकर उनका समर्थन करें। इसके साथ ही पहलवानों ने मांग की है कि ब्रजभूषण सिंह के साथ साथ सभी 7 लड़कियों का नार्को टेस्ट किया जाए। पहलवानों ने कहा कि सभी लोग काली पट्टी बांधकर हमारा समर्थन करें। ब्रजभूषण और सभी 7 लड़कियों का नार्को टेस्ट करवा लो, जो गलत निकले उसे तत्काल फांसी दे देना। आपको बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को नार्को टेस्ट कराने और बेगुनाही साबित करने की चुनौती दी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के धरने का आज 19वां दिन है। धरना दे रहे पहलवानों ने 31 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, जो वक्त वक्त पर पहलवानों को सलाह देंगे। साथ ही मंच का सियासी इस्तेमाल ना हो, इस पर भी नजर रखेगी। पहलवानों को सलाह देने वाली समिति ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन यानी 21 मई की डेडलाइन दी है। तो वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण के DG ने भी रविवार देर शाम पहलवानों से मुलाकात की थी। पहलवानों ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और कुश्ती संघ से हटाया नहीं जाता, तब तक धरना देते रहेंगे। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन कर रहे महिला पहलवानों के समर्थन में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा भी कर दी है। SKM की ओर से 11 से 18 मई तक राज्य के सभी राजधानियों, जिला मुख्यालय और तालुक मुख्यालय पर एक देशव्यापी आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है और अब पहलवानों का ये साफ कहना है कि बेशक आप नार्को टेस्ट करवा लीजिए और करवाइए ही, साथ में ब्रजभूषण का भी, और अपनी बेगुनाही ब्रजभूषण साबित करे, इस तरीके की बात कही है पहलवानों ने। देखिए मुस्कान, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पहलवानों की प्रदर्शन की बात करें तो वो लगातार जारी है और आज 19वां दिन है। कल 18 दिन पूरे हो चुके हैं, मगर यहाँ पर जिस तरीके से पहलवानों की तरफ से कल भी प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ब्रजभूषण और सभी 7 लड़कियों का, यानी कि जो महिला पहलवान है, उनका नार्कोटिक टेस्ट कराना चाहिए। जो भी दोषी होगा उसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पहलवान जो है वो अपने धरने प्रदर्शन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार तक मैसेज पहुंचे। दूसरा, यहाँ पर आज जंतर मंतर पर सभी समर्थनकारियों से अपील की गई है कि आज जो भी प्रदर्शनकारी यानी समर्थनकारी जो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे वो एक काली पट्टी बांधकर अपना जो नाराजगी है वो जाहिर करें। मगर सरकार के खिलाफ जो है वो रोष नहीं दिखाना है, यानी गुस्सा जरूर दिखाना है, मगर कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनसे भी अपील की जा रही है, राजनीतिक मंच नहीं बनाना है इसको, सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर जो ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई है उसको लेकर सिर्फ आवाज उठाई जाएगी। मगर यही अल्टीमेटम कहीं ना कहीं 21 मई तक के लिए दिया गया, यानी 15 दिनों तक के लिए। अगर सरकार इस तरीके का कदम ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं उठाती है, ना ही नार्कोटिक टेस्ट कराती है, ना ही उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन जो है वो जरूर अब किया जा सकता है। मगर किसानों की तरफ की बात करें तो किसानों की तरफ से भी बिल्कुल कह दिया गया है कि ये आंदोलन जो है वो बड़ा हो सकता है अगर ब्रजभूषण के खिलाफ जो है सरकार कदम नहीं उठाती है। मगर यहाँ पर ब्रजभूषण को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो FIR दर्ज की गई थी उसकी अभी तक ना तो कॉपी दी गई है, ना ही दोनों तरफों के बयान दर्ज किए गए। मगर इसको लेकर पहलवान जो है वो नाराज है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरीके से बयान दर्ज नहीं किए गए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर पहलवानों का भरोसा नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आज काली पट्टी बांधकर कहते हैं अपना रोष दिखाया जाएगा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार तक लगातार कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। वो मैसेज किस तरीके से पहुंचेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर सरकार की तरफ से अभी तक ब्रजभूषण को लेकर कोई भी बड़ा कदम जो है वो नहीं उठता नजर आ रहा है। भाई यहाँ पर बात करें जिस तरीके से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की, तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि जब दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली गई है तो उनकी तरफ से दूध और दूध, पानी का पानी
करने के लिए कहीं ना कहीं उनको समय दिया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। मगर अभी तक जो कमेटी बनाई गई थी तो 3 महीने पहले भी उसकी रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं पहलवानों के पास नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मगर अब देखना होगा सरकार क्या ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर सिर्फ इसी तरीके से आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। जी। जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है, समर्थकों का भी ये कहना है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। अगर अगर दोषी नहीं होंगे ब्रजभूषण तो अब वो निर्दोष पाए जाएंगे और उसके बाद तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एफआईआर होने के बाद भी दिल्ली पुलिस अब तक अरेस्ट उनको नहीं कर रही है। एफआईआर के साथ साथ पोक्सो एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है, उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से पोक्सो एक्ट का जो मामला रहता है, जो केस होता है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी रहती है, तो ऐसा क्यों है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? देखिए, आम व्यक्ति की बात करें तो अगर कोई भी महिला दिल्ली पुलिस के पास जाती है शिकायत लेकर, यौन शोषण को लेकर या फिर कोई बलात्कार की शिकायत को लेकर या फिर किसी तरीके की घटना को लेकर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आती है और कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट करके या फिर क्या गिरफ्तार कस्टडी के अंदर लेकर उससे पूछताछ की जाती है। मगर यहाँ पर दो तरफा रुख देखने को मिल रहा है। आम व्यक्तियों के लिए अलग से कहीं ना कहीं सख्ती देखने को मिलती है दिल्ली पुलिस की, मगर जब किसी मंत्री या सांसद के ऊपर इस तरीके की आरोप लगाए जाते हैं तो वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो ढीला रवैया अपनाती है। यही चीज बार बार पहलवानों की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि 38 एफआईआर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही ब्रिजभूषण के खिलाफ है, मगर उसके अंदर भी अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कोई भी बड़ा कदम जो है वो ब्रिजभूषण के खिलाफ ना ही इस्तेमाल किया गया है, ना ही सख्ती बरती गई है। तो इसी को लेकर पहलवान जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके अंदर भी अभी तक ब्रिजभूषण की ना तो गिरफ्तारी की गई है, ना ही उनसे पूछताछ की गई है, ना ही उनसे बयान दर्ज किए गए। और यही चीज पहलवानों की तरफ से भी कही जा रही है कि पहलवान भी कह रहे हैं कि उनका भी बयान जो है वो दर्ज नहीं किया दिल्ली पुलिस ने, इसीलिए कहीं ना कहीं एफआईआर करना एक सिर्फ खाना पूर्ति है, ना ही कदम उठाना। दूसरा, जिस तरीके से 3 महीने पहले भी खेल मंत्री की तरफ से भी कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक पहलवानों की तो नहीं दी गई है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण को कहीं ना कहीं बचाने के लिए सरकार जो है वो इस तरीके का कदम उठा रही है। यहाँ पर पहलवान जो है अब नारकोटिक टेस्ट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण का और सभी 7 महिला पहलवानों का नारकोटिक टेस्ट कराया जाए ताकि जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा दी जाए। मगर यहाँ पर ब्रिजभूषण को बचाने के लिए फिर भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ब्रिजभूषण कहीं ना कहीं अभी तक कैसे अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मगर उनको हटाने के लिए लगातार पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। मगर अभी तक जिस तरीके से अब पहलवानों की तरफ से डेडलाइन दी गई है 21 मई तक की, कि अगर ब्रिजभूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं यह आंदोलन जो है वो बड़ा किया जाएगा और इसको लेकर किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया था 1 साल तक, शायद इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी किया जा सकता है। ये अल्टीमेटम बिल्कुल दिया गया, मगर आज काली पट्टी बांधकर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं पहलवान और कहीं ना कहीं जो समर्थनकारी है वो अपना रोष जो है वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण के निकाय चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। राज्य के 38 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। इन जिलों में शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में 1,92,00,000 से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। इनके साथ ही राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण के तहत गत 4 मई को मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम की घोषणा आगामी 13 मई को की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 का आगाज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में अवश्य सहभागी बने, मतदान जरूर करें। आपका अमूल्य वोट जो है आपके नगर निकाय को और अधिक सशक्त बनाएगा। ध्यान रखें, पहले मतदान फिर जलपान। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव आज हो रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण की आज वोटिंग है। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को हुई थी।
आज दूसरे चरण की वोटिंग है और इसके बाद 13 मई को नतीजे साफ हो जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में 1,92,00,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके लिए राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण के तहत गत 4 मई को मतदान हुआ था। चुनाव परिणामों की घोषणा आगामी 13 मई को की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 का आज अंतिम चरण है। सीएम सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में अवश्य सहभागी बने, मतदान जरूर करें। आपका अमूल्य वोट आपके नगर निकाय को और अधिक सशक्त बनाएगा। इस तरीके का एक ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। के तहत 38 जिले हैं। उनकी अलग अलग सीटों पर वोटिंग हो रही है और कुल 1,92,00,000 मतदाता हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पूरे तरीके से कड़ी कर दी गई है। इसके इंतजाम भी कर दिए गए हैं। और पहले चरण की बात करें तो 4 मई को मतदान हुआ था। परिणामों की घोषणा 13 मई को की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता राजीव सिब्बल हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, अयोध्या में भी आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। किस तरीके की स्थितियां पोलिंग बूथ पर? जी हाँ मुस्कान, सुबह 7 बजे से यहाँ जो है वोटिंग चल रही है और वोट का प्रतिशत लगभग ठीक ठाक चल रहा है। मतदाता जो है वो अपने वोटों का जो है प्रयोग कर रहे हैं और हम इस समय एक मतदान स्थल पे खड़े हुए हैं जहाँ पे कि लगातार मतदाता आ रहे हैं और अपने वोटों का जो है प्रयोग कर रहे हैं। आज अयोध्या में जो है नगर निकाय के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें लगभग जो है 5 लाख मतदाता जो है नगर निकाय के चुनावों में अलग अलग जगहों पे अपना मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। और साथ ही जो अयोध्या हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में महापौर प्रत्याशी पद के लिए जो है एक उम्मीदवार है मैदान में। साथ ही जो है पार्षदों की बात करें तो यहाँ पे 60 पार्षद हैं अयोध्या नगर निगम में, जिनके लिए कि आज मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और उनको अपना पार्षद चुनेंगे। राजीव, आप मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर तमाम मतदाता आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिए और उनसे जानिए कि इस बार मुद्दे क्या हैं मतदाताओं के, किन मुद्दों को सामने रखकर जो मतदाता हैं वो इस बार वोट कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ मतदान स्थल के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पे मतदाता जो है लगातार जो है आ रहे हैं, अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं। मतदान आपने किया, आप जो मुद्दे क्या हैं यहाँ पे इस बार के विशेष है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे हिसाब से तो जो मतदान किया जाता है, बाकी मैं अपनी अगर बताऊं तो मैं पार्षद पद के जो भी यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, तो उनमें जो मेन सफाई का काम होता है, मेन पार्षद अपने कॉलोनी का देखने के लिए, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, तो वो हम लोगों ने किया है अपना। मतदाताओं का यहाँ ये कहना है कि इनका जो मेन मुद्दा है वो है नगर निगम के जो मेन कार्य हैं, साफ सफाई व्यवस्था हो गई, हाउस टैक्स हो गए और क्या कहते हैं सड़कों क्या चौड़ी का जो है नगर निगम के लिए। राजीव, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, क्योंकि कई मतदाता मतदान करने आ रहे हैं, प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां हैं? जैसा कि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें
तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे आपकी इस बार बहुत कड़ी की गई है। पुलिस फोर्स जो है वो काफी भारी संख्या में मुस्तैद की गई है, क्योंकि अयोध्या जो है वैसे ही एक संवेदनशील स्थल है। और अयोध्या में खासकर जो है अयोध्या की जो कोई भी सीट होती है, चाहे वो नगर निगम की सीट हो, चाहे वो विधायकी की हो, चाहे सांसदी की हो, क्योंकि ये अयोध्या एक जो है वो नेशनल इशू होता है, हमेशा के लिए माना जाता है। इसलिए जो यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था अगर हम करें तो सुरक्षा में जो है काफी हमारे पीछे आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी की गई है। मतदान स्थल पे लोगों को फोन नहीं लेके जाने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को भी मतदान स्थल से कम 200 मीटर दूर रखा गया है। अब की मीडिया कर्मियों से भी बहुत पुलिस सख्ती से पेश आ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में एक अतिक हत्याकांड हुआ था, जिसको लेके कि मीडिया को भी कहीं कहीं संदेह के घेरे में लिया जाता रहा है। और आगे भी पुलिस जो है उसको मतलब बहुत आई कार्ड चेक करना, वो व्यक्ति का जो है आधार कार्ड चेक करना, मतलब काफी सख्ती कर दी गई है मीडिया के लिए भी। इसलिए मतलब पुलिस बहुत मुस्तैद है यहाँ पे। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। यह अहम जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में जहां पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक और धमाका हुआ है, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास 5 दिनों में यह तीसरा विस्फोट है। हिरासत में 5 संदिग्धों को लिया गया है। लगातार ये 3 विस्फोट हुए हैं, एक के बाद एक ये विस्फोट हो रहे हैं। और इसको लेकर आपको बता दें कि मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पंजाब पुलिस। 11 बजे पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें कई अहम बातें सामने रखी जा सकती है। आपको बता दें कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक और धमाका जो है वो हुआ है। 5 दिनों में तीसरा ये विस्फोट है। हिरासत में इसको लेकर 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 11 बजे पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे पंजाब पुलिस कर सकती है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वर्ण मंदिर के पास एक बार फिर से एक और धमाका हुआ है। ये तीसरा धमाका है पिछले 5 दिनों में, जिसको लेकर 5 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस मौके पर भी पहुंची है। विस्फोट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 11 बजे पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आपको बता दें कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक और धमाका हुआ है। पिछले 5 दिनों में यह तीसरा धमाका है। आपको बता दें कि पहले जो 2 धमाके हुए थे, पहला धमाका चिमनी की वजह से बताया गया था, लेकिन जो दूसरा धमाका था उसमें आईईडी की आशंका जताई गई थी। और अब ये तीसरा धमाका हुआ है। 5 दिनों में ये तीसरा धमाका है। इसके बाद पंजाब पुलिस सतर्क हो गई है और 5 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि विस्फोट के बाद मौके पर भी पंजाब पुलिस पहुंची है और सुबह 11 बजे पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम खुलासे, कई अहम बड़ी जानकारियां दी जा सकती है। इस धमाकों से संबंधित कई बातें जो है वो पंजाब पुलिस मीडिया के सामने रखेगी। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी के लिए फिलहाल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक बार फिर से धमाका हुआ है। आपको बता दें कि पहले के 2 धमाके हेरिटेज स्ट्रीट में हुए थे, लेकिन ये जो धमाका है वो कहां हुआ इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये खबर है कि विस्फोट हुआ है और पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि 5 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया है। पांच दिनों में ये तीसरा बड़ा धमाका है, जिसके बाद 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस अब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे पंजाब पुलिस कर सकती है। अहम जानकारियां पंजाब पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकती है। वो जानकारियां अमृतसर में हुए 3 धमाकों से जुड़ी होंगी।
खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से अमृतसर में ये धमाका हुआ है, पहले 2 धमाके हुए और ये तीसरा धमाका है स्वर्ण मंदिर के पास। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पिछले दिनों की तो शनिवार को जिस तरह से धमाका हुआ था, उसके बाद संडे को धमाका हुआ था और कल देर रात की बात जो है बताई जा रही है, करीब 12:45 के आसपास की जो है ये घटना बताई जा रही है कि स्वर्ण मंदिर के पास जो है धमाका होता है। पुलिस जो है अब जांच में जुट चुकी है और हालांकि इस पूरे मामले में जो है 2 संदिग्ध को जो है गिरफ्तार किया है, एक महिला और एक पुरुष जो है इसमें जो है गुरदासपुर के जो है रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें जो है इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तार किया गया। हालांकि वहां से एक चिट्ठी भी जो है वो मिली है, हालांकि उसमें क्या लिखा गया है अभी पुलिस ने जो है खुलासा नहीं किया। और अगर पुलिस सूत्रों की माने तो कुछ ही देर में जो है पंजाब पुलिस जो है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक धमाके जिस तरह से एक ही जगह पर हो रहे हैं, अमृतसर के श्री दरबार साहब के पास जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी जो है बड़े सवाल चिन्ह जो है खड़े होते हैं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से करी जा रही है, NIA की बात की जाए और भी जिस तरह से पुलिस की जो है अलग अलग टुकड़ियां इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसके बावजूद भी अगर इस तरह के धमाके होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो है बड़े सवाल उठते हैं। जिस तरीके से धमाका हुआ, तीसरा ये बड़ा धमाका है। पहला धमाका हालांकि चिमनी के फटने से बताया गया था, चिमनी से वो धमाका था, लेकिन दूसरे धमाके में IED की आशंका जताई गई थी। ये धमाका क्या हुआ है? क्या उसी हेरिटेज स्ट्रीट पर यह धमाका हुआ या आसपास के किसी और क्षेत्र में, और इसमें किस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है? बिल्कुल, अगर धमाके की बात की जाए तो एरिया वही बताया जा रहा है, हेरिटेज एरिया ही जो है वही बताया जा रहा है, क्योंकि गोल्डन जो टेम्पल है उसके आसपास का जितना भी एरिया उसको हेरिटेज स्ट्रीट जो है घोषित किया हुआ है। और वहीं के पास एक वहां पर गुरुद्वारा साहब मंदिर है, जहां पर एक हॉल है, अपना लंगर हॉल है, वहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि उसके करीब जो है ये धमाका होता है। तो बड़े सवाल जिस तरह से पुलिस के ऊपर खड़े होते हैं। पहले जिस तरह से शनिवार को धमाका होता है तो उसमें बताया जाता है कि चिमनी में जो था विस्फोट होता है, हालांकि पुलिस जो है अब उसकी जो तार है वो दूसरी तरफ जो है जोड़ के देखती है कि वो चिमनी में धमाका था या फिर कोई और उससे जो है धमाका किया था। फिर उसके बाद संडे को जो है जिस तरह से रविवार को ये धमाका होता है, फिर कल देर रात को धमाका होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो है बड़े सवाल जिसको है खड़े होते हैं कि उसी एरिया सराउंडिंग एरिया में जो है बार बार जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, तो पुलिस जो है क्या कर रही है। आज पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे भी पंजाब पुलिस कर सकती है। हालांकि मौके पर भी पुलिस पहुंची, किस तरीके की आशंका, क्या इस बार भी कोई IED की आशंका जताई जा रही है या कोई और मामला? बिल्कुल, देर रात जो है जो अमृतसर के जो पुलिस कमिश्नर हैं नौनिहाल सिंह, वो भी वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने जो है साफ तौर पे कहा कि आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जाएगी, उसमें बड़े खुलासे किए जाएंगे। हालांकि मीडिया ने बार बार उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या इस धमाके के पीछे कारण रहे हैं, IED की संभावना थी या कैसा धमाका था, तो हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पे, इस घटनाक्रम पे जो है कुछ भी कहने से जो है मना कर दिया। पर जिस तरह से अगर आज 11:30 बजे के आसपास पंजाब पुलिस जिस तरह से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है तो बड़े खुलासे होने की संभावना है। अमित, अगर बात की जाए तो ये जो धमाका हुआ है इसमें, क्योंकि पहले धमाके में IED की आशंका जताई गई थी, क्या अभी तक कोई खुलासा पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया है? और मौके पर क्या इस बार भी कोई घायल हुआ है? क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से IED धमाका हुआ था और 2 शख्स घायल हुए थे। बिल्कुल, जिस तरह से पहले धमाका हुआ था तो उसमें घायल 2 शख्स जो है घायल हुए थे, उन्हें हॉस्पिटल में जो है उपचाराधीन जो था कर दिया गया था। देर रात की ये जो घटना बताई जा रही है और इसमें हालांकि अभी तक अगर प्राप्त सूत्रों की माने तो किसी की घायल होने की बात जो है अभी तक सामने नहीं आ रही है और इन्वेस्टिगेशन का विषय आगे देखना होगा। अब आज पंजाब पुलिस जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो बड़े खुलासे जो है करने की संभावना है कि क्या इनके पीछे कारण जो है रहा, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से धमाके हो रहे हैं और खासकर एक ही जगह को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस जो है अब बड़े खुलासे जो है कुछ ही देर में कर सकती है। अमित, किस तरीके का माहौल इस समय अमृतसर में बना हुआ है, क्योंकि लगातार ये 3 धमाके हुए हैं और स्वर्ण मंदिर में लगभग रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं, सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर रहती है, संगत वहां पर आती है, तो किस तरीके का माहौल इस समय बना हुआ है? क्योंकि लोगों को नहीं पता वो कब जा रहे हैं, कब धमाका हो जाए, इस तरीके की स्थिति इस समय अमृतसर में बनी है। जी बिल्कुल, अगर स्वर्ण मंदिर की बात की जाए तो हजारों की, लाखों की तादाद में जो है लोग वहां पर मत्था टेकने के लिए आते हैं श्री गुरुद्वारा साहब में। तो जब लोग इस तरह की घटना होती है तो लोग जो है पैनिक भी होते हैं और उनकी
भावनाओं के साथ भी जिस तरह से छेड़छाड़ जो है होती है, क्योंकि लोगों का जो है आस्था जुड़ी हुई है गुरुद्वारा साहब से, तो वो दूर दराज से जिस तरह से लोग आते हैं, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, बम ब्लास्ट अगर होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक जो है, पैनिक तो लोग होते ही हैं। अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया में भी पूरा दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग भी जो है डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, तो लोगों में जो है डर की स्थिति तो देखने को मिल ही रही है। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਲਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸੀ ਫੁਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਖੂਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਲ ਏਰੀਆ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪਲੱਸ ਕੈਮਰੇ ਪਲੱਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨੰਗੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 3 ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਾਂ, ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੜੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਆ। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फैसला सुना सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से राज्य की राजनीतिक दिशा तय होगी। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के गुट अपने अपने पक्ष में फैसला आने का दावा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि कल फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलता है कि नहीं, देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं। ये फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है या नहीं। ये देश संविधान से चलता है और जो देश संविधान से नहीं चलता तो आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। राउत ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रहे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने यह कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के पास बहुमत है, चाहे कोई भी फैसला आए। मेरे स्पीकर बनने के बाद ये सरकार बहुमत परीक्षण में सफल रही। संख्या बल के हिसाब से देखें तो इस सरकार के पास बहुमत है, चाहे कोई भी फैसला आए। नार्वेकर ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि विधायकों को अयोग्यता के संबंध में निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। नार्वेकर एक प्रशिक्षित वकील भी हैं
उन्होंने ये भी कहा था कि न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों से अच्छी तरह से अवगत है। देखिए, इस निलंबन के विषय में जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, उसके ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और इसका जो ऑर्डर है वो अपेक्षित था और मैं समझता हूँ ये ऑर्डर जल्दी अपेक्षित है और जो ऑर्डर कोर्ट देगी उसका पूरा सम्मान देश के सभी नागरिक करेंगे, क्योंकि जो नागरिक और जो व्यक्ति संविधान में विश्वास रखता है, लोकशाही में विश्वास रखता है, वो संविधान ने निर्माण किए संस्थाओं का भी आदर रखेगा, इसकी मुझे पूरी भरोसा है। उद्या निकाल महत्वाची किंवा कृषील असणार आहे। अध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी केवळ उद्यापासून महत्वाची नव्हे, तर ज्या दिवशी मी अध्यक्ष म्हणून विराजमान झालो त्या दिवसापासूनच मी जबाबदारीपूर्वक कार्य करत आहे। पण या निर्णयासाठी तुमची जबाबदारी मोठी आहे सर, तुम्ही विदेशात आज चाललात, जर उद्या निर्णय दिला की अध्यक्षांना याची सगळं जबाबदारी द्यायची तर हो, मी कायमस्वरूपी प्रदेशात जात नाहीये, मी 2 ते 3 दिवसासाठी परदेशात चाललोय, त्यामुळे सुनावण्या आणि सगळं काय कार्य हे व्यवस्थित होत राहणार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आज फैसला होना है कि जो 16 विधायक हैं वो योग्य घोषित किए जाते हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी। इसमें फैसला आने से पहले पूरे तरीके से महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। दोनों ही पक्ष अपने जो फैसला है अपने समर्थन में आने की जो दावा है वो कर रहे हैं। किस तरीके से इस समय महाराष्ट्र की राजनीति? बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र की सियासत में बहुत तेजी से हलचल देखी जा रही है, क्योंकि कल तक जो शांति थी आज वह शांति नहीं रही, क्योंकि अब जो है महाराष्ट्र में 16 विधायकों को निलंबन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है। हालांकि फैसले को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि यह फैसला जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में आ सकता है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट भी यह कह रहा है कि यह फैसला उनके पक्ष में आ सकता है, को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जैसा कि कल देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक मीडिया संवाद के दौरान कहा कि फैसला आने के बावजूद भी वर्तमान सरकार पर कोई असर नहीं होगा, वर्तमान सरकार अपना जो है इस्तीफा नहीं देगी। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे अपना इस्तीफा नहीं देंगे। वही दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कहते हैं कि अगर फैसला आता है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वह जब से अध्यक्ष बने हैं तब से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में उनके पास पक्ष में रहने के लिए बहुमत है। 288 में से 184 वह एकजुट कर सकते हैं और सरकार में वह बने रहेंगे। तो ये तमाम दावा जो है दोनों तरफ से किया जा रहा है, जबकि संजय राउत ये कहते हैं कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा है। न्यायपालिका ही है जिससे देश चलता है। जिस देश में न्यायपालिका नहीं चलती है उस देश की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हलचल महाराष्ट्र की सियासत में देखा जा रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों पर नशे और समाज विरोधी तत्वों के विरोध में चलाए गए 2 दिवसीय विशेष ऑपरेशन ओपीएस विजिल के दौरान पंजाब पुलिस ने राज्य भर में सामाजिक विरोधी तत्वों और नशा तस्करों के विरुद्ध 177 एफआईआर दर्ज कर बड़ी सफलता हासिल की है। जिक्रयोग है कि मंगलवार सुबह 10 बजे चलाए गए इस बहुआयामी चेकिंग और एरिया डोमिनेशन प्रोग्राम के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव पूरी पंजाब पुलिस फोर्स को नेतृत्व करने के लिए खुद लुधियाना बस स्टैंड पहुंचे थे। पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजीपी
आईजीपी रैंक के अधिकारी भी ऑपरेशन की निजी तौर पर निगरानी करने के लिए अपने निर्धारित पुलिस थानों में मौजूद रहे थे। सीपीजी एसएसपीजी को इस ऑपरेशन के लिए कम से कम 75% पुलिस बल शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए विशेष डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया कि इस राज्य स्तरीय ऑपरेशन के तहत पुलिस टीमों द्वारा 2 किलोग्राम 500 ग्राम हेरोइन और 3 क्विंटल से अधिक पोस्ट बरामद किया गया है और इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थ, फार्मा ड्रग्स और भारी मात्रा में अवैध शराब और लाहन बरामद किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस सरहदी राज्य में शांति और आपसी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको बता दें कि नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए और नशा तस्करों पर कार्रवाई के लिए एक स्पेशल अभियान पंजाब पुलिस द्वारा चलाया गया था ओपीएस विजिल के नाम से, और उसमें पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें नशा तस्करों के खिलाफ 177 एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें खुद पंजाब के डीजीपी लुधियाना बस स्टैंड पहुंचे थे ताकि जो भी पूरा कार्यक्रम है और उसकी निगरानी की जा सके। तो आपको बता दें कि यह कार्यक्रम अब सफल हुआ। 177 से ज्यादा जो एफआईआर है वो नशा तस्करों पर की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें जिस तरीके से ओपीएस विजिल चलाया गया, इसमें 177 एफआईआर दर्ज की गई है नशा तस्करों पर, क्या कुछ अहम जानकारी? तो अगर बात की जाए पंजाब की, तो जिस तरह से पंजाब की जो पंजाब सरकार है पिछले लंबे अरसे से, जिस तरह से नशा तस्कर की बात की जाए, गैंगस्टरों की बात की जाए, तो उन पर उन्होंने नकेल कसी हुई है। पिछले अगर 2 दिनों की बात की जाए तो पंजाब पुलिस द्वारा जो है जगह जगह जो है छापेमारी करी गई, मॉक ड्रिल जो है उनके उन्होंने निकाली, और भी जो है अन्य जगह जो है उन्होंने फ्लैग मार्च निकाले, और उसके चलते जो है जिस तरह से जगह जगह छापेमारी की गई थी, तो उन्होंने जो है करीब 170 के आसपास जो है एफआईआर दर्ज की है, नकेल कसी है नशा तस्करों के खिलाफ। और जो बैड एलिमेंट्स जो पंजाब में जिस तरह से काम कर रहे थे पिछले लंबे अरसे से, तो अब कहीं ना कहीं उनको भी जो है डर सता रहा है कि पंजाब सरकार जो है हरकत में आ चुकी है, पंजाब पुलिस जो है हरकत में आ चुकी है। अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो करीब 170 जो है 170 के करीब जो है एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है, और काफी लोगों को जो है इस पूरे मामले में राउंड अप किया गया है। अमित, जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसके बाद किस तरीके की कार्रवाई इन तस्करों पर आगे की जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, एनडीपीएस एक्ट के जो है मामला दर्ज किए गए हैं, तो अब पुलिस जो है उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, पुलिस रिमांड लेगी, और आगे भी जो है रिमांड में जो है बड़े खुलासे हो सकते हैं कि कहां से वो नशा लेकर आते थे, क्या उनके जो पीछे जो बड़े जो दुर्गे हैं उनको जो है इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तारी हो सकती है। और आने वाले समय में है अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए, एफआईआर की बात की जाए, तो एफआईआर का आंकड़ा जो है आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब रिमांड लिया जाएगा तो बड़े नाम जो जिस तरह से सामने आएंगे, तो अब कहीं ना कहीं जो है जो नशा तस्कर हैं उनकी जो है मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं आने वाले समय में, और जो है और भी एफआईआर और गिरफ्तारियां आने वाले समय में हो सकती हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए समूचे तौर पर शांतिपूर्वक वोट डाले गए। जालंधर लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 50.05% वोटिंग हुई। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने जालंधर लोकसभा सीट के लिए लोगों द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का ध्यान शांतिपूर्वक ढंग से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित बनाने पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि यह बहुत संतुष्टि की बात है कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर अधिक से अधिक मतदाताओं ने आकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। सिबिन सिंह ने जालंधर लोकसभा सीट पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण उपचुनाव को सुनिश्चित बनाने के लिए दिन रात काम करने के लिए सभी पोलिंग कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और पंजाब पुलिस के कर्मचारियों का धन्यवाद किया।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, कल जिस तरीके से जालंधर में लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए, इसमें लगभग 50% वोटिंग हुई है, लगभग 54% के करीब जो वोटिंग है वो पूरी बताई गई है। किस तरीके की अहम जानकारी? जी बिल्कुल मुस्कान, बता दें कि देखा जाए तो कल जालंधर उपचुनाव की वोटिंग हुई तो उसमें 100% अगर बात की जाए तो नहीं हुई। इसमें सिर्फ आधा प्रतिशत जो है वो वोटिंग जो है हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एमपी की चुनाव को लेकर लोग जो है इंटरेस्ट कम लेते हुए नजर आते हैं। अगर विधानसभा की जो है चुनाव हो तो लगातार जो है इंटरेस्ट लेते हैं, जिसके चलते अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है ये वोटिंग होती हुई कल नजर आई है। कहीं ना कहीं लोग जो है अपने घरों से निकलने में जो है नाकाम होते हुए नजर आए हैं। जी, जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं, ऐसे में जालंधर में किस तरीके के सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं? मुझे अगर देखा जाए तो लगातार जो है कल शाम तक की जो थी अगर बता दें तो 50% हुई थी। कहीं ना कहीं अगर अब रुझान की बात करें तो रुझान वो अगर कांग्रेस की बात की जाए या की जाए आम आदमी पार्टी की, तो इनकी तरफ जो है रुझान जाते हुए जो नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तो 13 तारीख को ही पता लगता है कि इसकी तरफ जो है जनता ने किसको ये जीत का फतवा जो है वो दिया है। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा है। इस पहल पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसदों को अपने 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद किन्हीं 5 उपलब्धियों की जानकारी भी जनता के सामने रखें कि डबल इंजन की सरकार में उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब उनसे जनता सवाल भी करेगी कि उन्होंने इतने समय तक उनके संसदीय क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। लोगों से मिलिए जुलिए, 2024 चुनाव हुए हैं, एक महीने तक इसको अभियान चलाएगी। आपको क्या लग रहा है कि अब बोलना जरूरी होता है किसी सांसद, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में जाइए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने साफ कहा है कि सांसद जो भी है उनको अपने तमाम कार्य का जो लेखा जोखा है वो जनता के सामने रखना चाहिए, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान, देखिए बात की जाए 2014 में 5 सांसद भाजपा के यहाँ पर उत्तराखंड में बने थे। उसके बाद 2019 चुनाव में भी 5 सांसद द्वारा जीत किए गए। उत्तराखंड की जनता के द्वारा 5 सांसद भाजपा के आए और अब क्योंकि 2024 में चुनाव अब नजदीक आ चुका है और उसको देखते हुए यहाँ पर जो कांग्रेस है वो लगातार अब कहीं ना कहीं हमलावर होती जा रही है भाजपा पे और 5 सांसदों पे, क्योंकि लाजमी सा सवाल है कि 10 साल का कार्यकाल हो गया उत्तराखंड के तौर भाजपा के द्वारा सांसदों द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, इसको कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर पूछना चाहिए। और 5 उनकी तरफ साफ तौर से कहा गया कि 5 ऐसी उपलब्धि बताई जाए जो उनके द्वारा कार्य किए गए और उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं क्योंकि समय कम रह गया है 2024 को लेकर के अब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश करेंगी चुनाव को जीतने के लिए और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें 5 सांसदों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर अब लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि
कांग्रेस की तरफ से कि लगातार अब कहीं ना कहीं परिवर्तन हो और कांग्रेस से कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व साबित हो, उसको लेकर के लगातार अब सवालों की जो यहाँ पर तीर है वो कहीं ना कहीं सांसदों पर छोड़े जाएंगे और उसको लेकर लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं अब सांसदों को देना होगा और राजनीति कहीं ना कहीं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। सुक्खू ने शुक्ला से सरकार और संगठन के मसलों पर मंत्रणा की। सियासी विशेषज्ञ इस भेंट को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्ड निगमों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली चल रहे हैं। राज्य में अगले साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत इन पदों को भरना अब जरूरी माना जा रहा है। प्रदेश में क्षेत्रीय, जातीय और अन्य सियासी संतुलन को साधते हुए मंत्रियों के इन पदों को भरने के लिए कांगड़ा, बिलासपुर जैसे जिलों को तरजीह मिल सकती है। इन जिलों से कई विधायक वरिष्ठता, क्षेत्रीय, जातीय समेत तमाम समीकरणों को साधते हुए मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को शिमला लौट सकते हैं। वो केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष हिमाचल प्रदेश से जुड़े मसलों को भी उठा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। टीना जी, जिस तरीके से खुद अगर बात की जाए तो सीएम सुक्खू ने मुलाकात की है प्रभारी से राजीव शुक्ला से, किस तरीके की ये भेंट मुलाकात रही? जी देखिए, नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भेंट हुई है और इसके बाद सुक्खू ने बताया भी है कि जो शुक्ला से सरकार और संगठन के मसलों पर उनकी गहन चर्चा हुई है। इस दौरान जो है जो अभी एमसी चुनाव में कांग्रेस को जो जीत मिली है और उसके बाद जो डिप्टी मेयर का कार्यकाल रहना है, कामकाज रहना है, उस पर भी चर्चा हुई और उसके अलावा हिमाचल में 3 मंत्री के पद खाली चल रहे हैं, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। और क्योंकि माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव है अगले साल और ये जो मंत्री पद भरने हैं इनको भरना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय, जाति और अन्य जो सियासी संतुलन है उनको साधना पड़ेगा। और इसके अलावा जो विभिन्न निगम है, बोर्ड है, वहाँ पे भी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है। तो इसमें ये मान के चला जा रहा है कि जब शिमला आज लौटेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो अगर मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं भी हो पाता है तो निगम और बोर्डों में जो नियुक्तियां और भर्तियां होनी है वो फिलहाल शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ये जो जगह है वो खाली नहीं रख सकती और ऐसे में जो सियासी समीकरण है उनको साधने की कोशिश जरूर करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार में अभी हम इसलिए भी देरी मान के थोड़ा सा चल रहे हैं कि उसमें संभावित चेहरे जो है अभी जो कांगड़ा से हैं सुधीर शर्मा, यादेंद्र गोमा, हमीरपुर से राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल, बिलासपुर से राजेश धर्मानी, ये बड़े नाम जो है मुख्यतः ये शामिल है अभी जो मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर जिले के मसूरी विधानसभा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे राजधानी के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेलटुकरी के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ग्राम बेलटुकरी में 11:35 पर रिबा और गौठानों का अवलोकन करेंगे और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा भी करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों छत्तीसगढ़ में लगातार हर एक विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट का रियलिटी चेक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो सरकार की योजना है, शासन की योजना है, वो कितना ग्राउंड लेवल पर काम करे, ग्राउंड पर कितना क्रियान्वयन हो चुका है, इसका लोगों से सीधा संवाद करके, आम जनता से संवाद करके इसका फीडबैक ले रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बात करें तो बिलासपुर जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के लिए जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेलटुकरी के रिपा और गौठान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे।
साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीपत के ग्रामीणों से भी चर्चा कर विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी भेंट करेंगे, साथ साथ अधिकारियों से भी समीक्षा बैठक करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सरकार की जो योजना है वो लोगों तक पहुंच पा रही है, क्या कुछ स्थिति है। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक और जो बड़ा खुशनुमा चेहरा देखने मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां भी जाते हैं उस विधानसभा को कई सौगात देते हैं और तो मसूरी में भी ये देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मसूरी को क्या कुछ सौगात देते हैं। मसूरी की जनता इंतजार करे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात का। जी मुस्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पुंछ में मंगलवार बुधवार की रात को संदिग्ध देखे जाने का मामला सामने आया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया है। नगर के पुरानी पुंछ मोहल्ले में संदिग्ध देखे गए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने इलाके का घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एहतियात के तौर पर मोहल्ले के आसपास लगते कुछ निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से पुंछ में एक बार फिर से संदिग्ध देखे जाने का मामला सामने आया है, लगातार इस तरीके से आतंकी देखे जा रहे हैं, ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां तक कर दी गई है, किस तरीके की जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जब से पुंछ के बाटा दुनिया में हमला हुआ है उसके बाद से लगातार सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पहले राजौरी के डांगरी में एक बार फिर से सस्पिशियस मूवमेंट नजर आई और कल पुंछ के इलाके में पुरानी पुंछ का एक इलाका पड़ता है, वहां पर एक परिवार ने देर रात जो है वो संदिग्ध देखे और जिसके बाद पुलिस को सूचित किया और पुलिस के साथ साथ सेना ने भी पूरे इलाके को खंगाला, पूरा चप्पा चप्पा खंगाला गया, लेकिन जो संदिग्ध हैं वो कहीं नजर नहीं आए। लेकिन इसी प्रकार कहा जाए तो स्कूल जो हैं, खास करके जो सेना के स्कूल हैं या केवी स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया गया है उन इलाकों में, क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि आतंकी जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट जो है वो ढूंढ रहे हैं और जिसके चलते स्कूल जो है फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कल भी जम्मू संभाग में भी कठुआ से लेकर अगर जम्मू तक की बात करें तो जितने भी हाईवे पे स्कूल हैं उनको भी बंद कर दिया गया और जम्मू के कुंजवानी इलाके में जो आर्मी स्कूल हैं उन स्कूलों के आसपास भी कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।